नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बच्चों ने इस चैप्टर के बारे में कहा था कि इसके एमसीक्यूज बना दिए जाए, तो हमने बना दिए हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, क्या कह रहा है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एटम्स मास। तो एटम का जो भी मास होता है, अब आपको पता होगा एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किस में होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं। किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंटेज जो मास होगा एटम का वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है अप्रोक्सीमेटली 99.9% मास होता है न्यूक्लियस का ही। इसका मतलब मैक्सिमम जो मास होता है एटम में वो किसका होता है, न्यूक्लियस का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया। यहाँ कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए एटम है, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब आपसे पूछा गया है कि जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट, तो कितने फैक्टर से वो छोटा होता है, ये आपको बताना। तो कितना छोटा है, तो 10⁴ टाइम्स छोटा होता है। तो मतलब ये अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे आप बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो होगा, ठीक है, इट विल बी 10⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा। ऐसे आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए, वही हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ एन एटम इज इनलार्ज टू अ साइज ऑफ अ क्लासरूम। अब मान लीजिए कोई एटम है और उसको इनलार्ज करके क्लासरूम के साइज का बना दिया गया, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज क्या होगा। तो देखिए न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम होता है, बस उसका मास बहुत ज्यादा होता है। तो साइज कितना होता है, एक पिन हेड के बराबर होगा, मतलब एक पिन के हेड के बराबर होगा केवल, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है वो कैसी है, एम्प्टी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है, उस यूनिट का क्या नाम है। तो किलोग्राम नहीं यूज होती, ग्राम भी नहीं यूज होती, एटॉमिक मास यूनिट यूज होती है। इसको एएमयू भी कहा जाता है या यू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज स्मॉल यू इज डिफाइंड एज। अब वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ये क्या होता है, पूछा गया है। तो 1/2 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 ये होता है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सिक्स्थ पे आते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.47 बिकॉज इट हैज। अब देखिए जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, क्लोरीन के आपको पता है दो आइसोटोप्स होते हैं। एक क्लोरीन 35 करके होगा और एक क्लोरीन 37 करके होगा, ठीक है। इसी वजह से जो इसका एवरेज एटॉमिक मास हो रहा है, मतलब इन दोनों का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35.47। हो सकता है क्या, ये वाला जो 35 वाला था इसकी क्वांटिटी, इसकी परसेंटेज ज़्यादा प्रेजेंट है और इस वाले की जो परसेंटेज है वो कम प्रेजेंट है। इसीलिए आप देखेंगे जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35 के पास में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये क्यों है। तो इक्वल होता तो 35 37 का अगर इक्वल परसेंटेज में होता तो एवरेज एटॉमिक मास 36 आता, तो ये तो गलत है। टू आइसोटोप्स विद रिलेटिव अबंडेंस 75.4 एंड 24.6, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। द न्यूक्लियस ऑफ लाइटेस्ट हाइड्रोजन एटम प्रोटियम इज कॉल्ड। अब देखिए जो प्रोटियम का न्यूक्लियस होता है, प्रोटियम जो है उसमें अगर प्रोटियम लिखा जाएगा तो इसको 1H1 करके लिखा आता है। इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। और मास नंबर भी इसका क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। अब इसका जो न्यूक्लियस होगा, ये लाइटेस्ट हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस जो पूछा है इसको क्या कहा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको प्रोटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, सी ऑप्शन इज प्रोटॉन। प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जीरो होगा, प्रोटॉन ही केवल प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली। अब आपको बताना है जो मास होगा प्रोटॉन का वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया 1.00727 यू, जो तो यूनिफाइड मास के हिसाब से बिल्कुल सही है। और किलोग्राम में अगर इसको देखा जाए तो 1.6749 इंटू 10⁻27 kg,
ये भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932? अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है 1932 में, ये आपको बताना है, तो ये जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन की करी थी। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, बात याद रखिएगा। और गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है। ठीक है, और बोर मॉडल ऑफ एटम अलग है। आगे बढ़ते हैं, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए वही से एक ही तरीके का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। तो ये मतलब इस न्यूट्रॉन के मास की बात अगर करें तो ये होता है 1.00866 यू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल एंड हैज अ मीन लाइफ ऑफ अबाउट। तो कोई भी फ्री न्यूट्रॉन होता है तो फ्री न्यूट्रॉन कैसा होता है, हमेशा अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जो मीन लाइफ होती है वो कितनी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 सेकेंड्स होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। न्यूक्लियाइड्स विद सेम मास नंबर। देखिए मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। इनको क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इनको कहेंगे हम लोग आइसो बार्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है वाई, इसका क्या है, मास नंबर सेम है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखाएगा। जैसे मान लीजिए इधर है 4, इधर है 2, ठीक है, इधर है 4, इधर है 3। तो आप क्या देख सकते हैं, मास नंबर जो था वो तो सेम था लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन सी कार्बन 14 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, ये 7 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये क्या है, सेम मास नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसो बार्स कहेंगे। मान लीजिए उल्टा होता, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा होता, कार्बन सी 12, कार्बन सी 13, कार्बन सी 14। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा था कि ये जो तीनों पेयर हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या हैं। तो ये जो होते हैं, ये इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर है तीनों में सेम है, लेकिन मास नंबर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। इनको क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स कहा जाएगा। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। और न्यूट्रॉन्स निकालेंगे कैसे, न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, जहां पर दोनों सेम हो जाएंगे वो आइसोटोन्स हो जाएंगे। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय। अब देखिए जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उसके लिए आपको बताना है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो आर नॉट है इसकी आपको वैल्यू बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल मिल सकता है तो आप आसानी से इसको कर सकें। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, और ए क्या है, ये जो ऊपर आपने देखा था, ठीक है, ये मास नंबर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, दैट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर अराउंड। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी किसके केस में देखने को मिलेगी, जिसका मास नंबर अप्रोक्सीमेटली, मतलब क्या होगा मास नंबर, तो 56 के लिए चीज़ देखने को मिलती है। ये आप ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, द फोर्स दैट डिटरमाइंस द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज। तो देखिए जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है।
तो ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या इसको कह सकते हैं कूलम्स फोर्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन in nuclei 8 mega electron volt is much larger than atomic binding energies because of। तो देखिए आपसे पूछा गया है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है न्यूक्लियाई में, जो अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किस वजह से ज़्यादा होती है आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखेंगे। द न्यूक्लियर फोर्स इज नेसेसरी टू ओवरकम विच रिपल्सिव फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस में आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा फोर्स होता है, कौन सा ऐसा रिपल्सिव फोर्स होता है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, ओवरकम करती है, न्यूक्लियर फोर्स जिसको ओवरकम करता है। तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे। क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, केवल प्रोटॉन्स थे, और प्रोटॉन्स हैं तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, उसी के बारे में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर टू कूलम्ब एंड ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इज। अब देखिए अगर कूलम्ब और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन किया जाए तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ये कैसा फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पूछा गया है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम्ब और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20th क्वेश्चन कह रहा है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो व्हेन देयर सेपरेशन इज ग्रेटर देन। देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। कब ये जीरो आता है, जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, तो ये जो फ्यू फेम्टोमीटर्स के बराबर होगा, तब ये सेपरेशन, मतलब सेपरेशन जब होगा फ्यू फेम्टोमीटर्स का, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स था अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज एक्सप्लेन्ड बाय। दे जो कॉन्स्टेंसी होती है बाइंडिंग एनर्जी की, न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ये कैसे एक्सप्लेन करी जाती है, ये आपको बताना है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स ऑफ नहीं, इससे नहीं करी जाती, सेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से करी जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियंस इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट। देखिए दो न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम कब होती है, किस मतलब डिस्टेंस पे मिनिमम होगी, तो 0.8 फेम्टोमीटर पे मिनिमम होगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एट सेपरेशन लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर, तो अगर मान लीजिए सेपरेशन को 0.8 फेम्टोमीटर से कम कर दिया जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो हो जाएगा ये रिपल्सिव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। 24th क्वेश्चन, सेपरेशन ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर। अगर मान लीजिए सेपरेशन जो था वो 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा है, बट विद इन फ्यू फेम्टोमीटर, लेकिन कुछ ही फेम्टोमीटर तक है, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो उस केस में अट्रैक्टिव हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अट्रैक्टिव होता है, याद रखिएगा, जब थोड़ा सा लार्ज होता है सेपरेशन, तब अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 24th 25th क्या कह रहा है। द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किसके किसके बीच में एक्ट करता है, केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट करता है, नहीं। ओनली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन गलत, प्रोटॉन न्यूट्रॉन गलत, ऑल न्यूक्लियन पेयर में इक्वली एक्ट करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे हालांकि डिपेंड तो करेगा, लेकिन प्राइमरली पूछा गया है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया, द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स प्राइमरली, और तो प्राइमरली जो शब्द यूज कर दिया गया है, तो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स पे मेनली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27th देखेंगे। 27th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सी बात सही है, तो बोला गया इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा कहा गया है इट एक्ट्स ऑन प्रोटॉन। क्या ये प्रोटॉन पे एक्ट करता है। देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन उसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बात कही गई है ये क्या है, सही है। क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट बोला गया, अभी हमने ऊपर देखा भी था कि ये मेनली किस पे डिपेंड कर रहा था, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसलिए सही है। इट एक्ट्स ओनली ऑन प्रोटॉन से सही है, वीकर देन ग्रेविटी भी सही है। और यहाँ पर क्या दिया, मतलब बाकी चीजें तो सही नहीं है, मतलब सही क्या होगा, केवल एक ही होगा। ओनली प्रोटॉन पे एक्ट नहीं करता, वीकर देन ग्रेविटी, ग्रेविटी से वीकर नहीं होता, स्ट्रॉन्गर होता है।
इंक्रीजेज इंडेफिनिटली विद डिस्टेंस, ये भी क्या है, गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन सही, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। विच एक्सपेरिमेंटल पीरियड प्रोवाइडेड मोस्ट नॉलेज अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज हमको कब मिलती है, तो 1930 से 50 के बीच में मिलती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 पे आते हैं, द न्यूक्लियर फोर्स इंश्योर्स दैट न्यूक्लियाई रिमेन स्टेबल डिस्पाइट। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल रहता है, डिस्पाइट तो मतलब बावजूद किसके ये स्टेबल रहता है। तो हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होता है न्यू प्रोटॉन्स के बीच में, फिर भी ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है न्यूक्लियाई। बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया अनलाइक कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूक्लियर फोर्स। देखिए मतलब आपसे पूछा गया है कि कूलम लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मतलब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए न्यूक्लियर फोर्स का, तो क्या डिफरेंस है न्यूक्लियर फोर्स और इन दोनों फोर्सेस में, ये आपको यहाँ पर मेनली बताना है। हैज सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गलत है, हैज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ये बिल्कुल सही है। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स में आप देखेंगे कोई सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कूलम में क्या हो जाएगा, के Q1 Q2/r² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Gm1m2/r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा न्यूक्लियर फोर्स में। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।